बजिंग स्टॉक्स पे ऐसे शेयरों पे बात करते हैं जिन पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। क्या स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रखें, एवरेजिंग करनी है कि नहीं करनी है, इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी। और साथ ही साथ कौन से शेयर में पोर्टफोलियो को रखें, कौन से शेयर से अभी फिलहाल के लिए निकल जाना चाहिए, एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उस पर चर्चा करते हैं। पहली कंपनी है BSC। जी हाँ, BSC के ऊपर अगर बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पे खबर ये थी कि सेंसेक्स 50 के वीकली डेरिवेटिव माफ़ कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 14 नवंबर से बंद होने जा रहे हैं, जो कि सेबी का निर्देश था। उसके आधार पर बैंकेक्स के वीकली डेरिवेटिव जो है वो 18 नवंबर से बंद हो जाएंगे और मौजूदा सौदे तक जो बने हुए हैं, जिनकी अभी तक एक्सपायरी नहीं हुई है, वो अपने वो सौदे एज इट इज़ जो है वो एक्सपायरी तक बने रहेंगे। ये जो नया समीकरण हुआ है और उसके बाद जो है हम बहुत सारे एक्सपर्ट की राय हमने ली, तो उनका मानना ये है कि NSE से ज़्यादा फ़ायदा जो है इसका जो है वो BSC को होगा, जो F&O के ऊपर सख्ती की गई है। BSC के अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक सकारात्मक रुख जो है देखने को मिल रहा है। अब इस गिरते बाज़ार में भी 6% ऊपर BSC का शेयर ट्रेड करता हुआ, जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 0.25% के आसपास की बढ़त थी और वहाँ से क्या रफ्तार पकड़ी है। अगर सेंसेक्स का चार्ट देखें तो आप ऐसे जा रहा है और BSC का चार्ट ऐसे जा रहा है। अजीब विडंबना है सर। क्या कुछ टिप्पणी रहेगी सर, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या, या आपको लग रहा है काफ़ी रैली आ चुकी है? अब ये जो नए नियम हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें प्रीमियम पे जो है वो जो F&O पे सख्ती हुई है उसका BSC पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन NSE को ज़्यादा नुकसान होगा। आज की इस तेज़ी पर आपकी टिप्पणी? तीन चीज। पहली बात जो आपने कहा कि BSE के ऊपर बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम सही है और मैं आपसे उससे पूरी तरह समर्थन देता हूं। दूसरा, ये ध्यान में रखना चाहिए जो लॉट साइज को बढ़ाने की जो बात की गई है, उससे जो छोटे मझोले जो खिलाड़ी हैं, ऑपरेटर हैं, प्लेयर्स हैं, उनको बड़ा झटका लगेगा। जो एक या दो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते थे, अब उनको 5 लाख के बदले में जब 15 लाख करना पड़ेगा तो उन्होंने 2 बार सोचना पड़ेगा कि क्या मैं एक ट्रेड में 15 लाख का जोखिम या एक्सपोजर ले सकता हूं। तीसरी बात, जो पहले जो उनको मार्जिन के पैसे इंट्राडे नहीं देने पड़ते थे, वो एंड ऑफ डे एडजस्ट होते थे, वो भी अब नहीं होगा। तो अब रुपए की छूट अगर ना हो तो वो ये ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत जरूरी था, क्योंकि जो लेवल ऑफ पेनेट्रेशन छोटे निवेशकों ने इसमें करने लग गए थे, वो काफी नुकसानदायक लगने लगा था। और शायद आप लोग को भी कई बार याद हो कि एक वो बहुत बहुत समय पहले एक पिक्चर आई थी अंग्रेजी में, इफ इट इज ट्यूसडे दिस मस्ट बी बेल्जियम। बिल्कुल। तो अपने बाजार में लोग ये बोलने लगे थे, इफ इट इज वेडनेसडे इट शुड बी बैंक निफ्टी, इफ इट इज ट्यूसडे इट मस्ट बी सेंसेक्स। और इस तरीके से हर दिन एक वीकली एक्सपायरी होने लगी थी, जिससे कि बाजार में इक्विटी के ऊपर ध्यान कम दिया जाता था। सिर्फ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी जो ये आपके एक्सपायरी होती थी उसको लेकर किया जाता था। आखिरी टिप्पणी ये, अगर आपको लगता है कि अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है और इसमें निकल जाना चाहिए, अवश्य कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूज है, इसको लेकर जो भी इसका इंपैक्ट आना था, ये करीब करीब हो चुका है। ये नवंबर के 20 तारीख से कुछ आइटम्स लागू होंगे और बाकी शायद जनवरी अगले साल में होंगे। तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट जो होना है वो जल्द देखने को मिलेगा, बाकी को कुछ समय लगेगा इम्पैक्ट आने में। बाकी को कुछ समय लगेगा इम्पैक्ट आने में। थोड़ा अगर मुनाफा मिल रहा है थोड़ा बहुत बुक कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी पर रुख करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे
अभी हम थोड़ी देर पहले जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बातचीत कर रहे थे, तब यहाँ की जिक्र हो रहा था। इसके बिजनेस अपडेट्स आए हैं सर Q2 के, और काफ़ी अच्छे अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कि हाल की लिस्टिंग है। चलिए ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा एक एक अपडेट। कंपनी का दूसरी तिमाही में कंपनी का जो AUM है उसमें हमने देखा कि 26% का इजाफा देखने को मिला है और ये 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। वहीं कंपनी के लोन असट की बात करें तो इसमें 26.6% की बढ़ोतरी रही है और ये 79,860 करोड़ रुपए रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। आपको बता दें अपने दर्शकों को कि 16 सितंबर को ही ये कंपनी जो है लिस्ट हुई थी और अपने इशू प्राइस से 114% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग देखने को मिली। उसके बाद भी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, हालांकि बाद में इसमें गिरावट आई थी। बजाज अब जब हमने खबर बनाई थी करीब 1% के आसपास की मजबूती जो है बजाज हाउसिंग के शेयर में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखें तो अभी भी 0.25% के आसपास की बढ़त बनी हुई है बजाज हाउसिंग पे। बजाज हाउसिंग पे जो लोग चूक गए, क्या अभी भी फ्रेश एंट्री कहीं भी देखने को मिल रही है सर, जो नंबर अपडेट आए हैं, या फिर आपको लग रहा है बाजार ऐसा है नहीं कि बजाज हाउसिंग पे ऐसे शेयर पे अभी दांव लगाना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर देखिए, जून के नंबर के को साथ लाकर कंपनी पब्लिक इशू करी थी। उसके बाद में लिस्टिंग के बाद क्या हुआ, 3 दिन में एक 70 रुपए वाला 150 पहले दिन लिस्टिंग पर और फिर 188 ऊपर होकर आज भी 150-51 पर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ये शेयर बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है और इसके अंदर में लोगों को घबराहट है कि अगर हम बेच दे तो शायद ये वापस शेयर लेने मिलेगा या नहीं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पाए हैं तो सितंबर के नंबर के लिए वेट कीजिए। इस कंपनी में ग्रोथ आती है कि नहीं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी की जो रियल एस्टेट क्षेत्र में जो ग्रोथ आई थी वो पहले 2 साल में बहुत जोरों की आई थी, लेकिन अब ये जो मौजूदा साल है उसमें शायद कंपनी ने इसमें कुछ रणनीति में बदलाव किया है, तो उसके बाद वो ग्रोथ दिखने को मिले या नहीं ये समय बताएगा। तो 15 से 20 दिन का महज आपको इंतजार करना है। शेयर कहीं भाग कर जाएगा ऐसा नहीं लगता। नतीजे आने दीजिए सितंबर के, तब तय कर लीजिए। ठीक है, तो नतीजे आने दीजिए, उसके बाद से रणनीति बनाएंगे यहाँ पर कि क्या हो सकता है। एक टिप्पणी आई है सर, और ये इन्होंने APK फीफा के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है, और अच्छा नाम इन्होंने लिखा हुआ है। कह रहे हैं हेलो विपुल जी, आदाब। आदाब आपको भी खान साहब। कह रहे हैं माय नेम इज AP खान। कह रहे हैं नो क्वेश्चंस बट आई वांट टू से दैट अरुण केजरीवाल जीज बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीकिंग स्टाइल रिमाइंड्स मी ऑफ द लेजेंड राज कपूर साहब। तो सर ये टिप्पणी आपके लिए आई है कि राज कपूर साहब से जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का जो लहजा है आपका, वो राज कपूर जैसा लगता है। तो बड़ा ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है सर आपके लिए। अगले सवाल लेकर के आएँ। कभी कभी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन बड़ी अद्भुत अद्भुत तुलनाएं सर आपके लिए लेकर निकल करके आती हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अरोड़ा जी का एक सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से थे मेरे दिमाग से निकल गया। PC ज्वेलर्स को लेकर के है सर। PC ज्वेलर्स पे कह रहे हैं कि बहुत जो है, हालांकि आपकी टिप्पणी हो चुकी है PC ज्वेलर्स को लेकर के, आपने काफ़ी शायद PC ज्वेलर्स से बातचीत हो गई ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अरोड़ा साहब आप दोबारा सुन लीजिएगा सर, उस पर जो है आपको उत्तर जो है मिल जाएगा। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और जो है देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। ये सर हम पिछले 2-3 दिन है आज जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, और जब इसको लेकर के थंब लगा रहे हैं, दर्शकों की टिप्पणी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लोगों के सवाल भी आ रहे हैं और हमारे जो वीडियोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो रिलायंस पावर है सर, लोगों को ये उम्मीद ऐसी लग रही है, हालांकि बातचीत हो गई है इस पर आपसे, लेकिन खबर बता दें कि इस कंपनी के बोर्ड ने जो है वो 4200 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर के मंजूरी दे दी है। FCCB के जरिए कंपनी ये 4200 करोड़ रुपए जुटाएगी और इसकी मंजूरी के बाद हम देख रहे हैं आज शेयर में दबाव है। लगातार 15 कारोबारी सत्र में तेजी के बाद इस शेयर में गिरावट आई है। शेयर ने 1 महीने में 64, 1 साल में 171% का रिटर्न दिया है। जैसे ही कोई शेयर लोअर लेवल से 8-9 रुपये से चलना शुरू होता है, लोगों को सीधे या तो सुजलॉन दिखता है या इस तरह के तमाम वो शेयर दिखने लगते हैं जो कि लोगों को लगता है काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।
इसमें हालांकि एंट्री लेने की चांसेस बहुत कम लोगों को मिले होंगे क्योंकि अपर सर्किट जल्दी खुल नहीं रहा था, लेकिन बहुत लोगों की पोजीशन है क्योंकि सवाल आते रहते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी 5% के लोअर सर्किट के बाद सर? सर देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये शेयर एक जो बोलते हैं रीऑर्गेनाइजिंग होकर एक बाहर निकली है, डेट फ्री कंपनी बनी है। इसमें हिस्सेदारी में बदलाव आया है, बड़े इश्यूज हुए हैं, बहुत बड़ी इसने जो कहते हैं शेयर कैपिटल भी जुटा ली है। इस कंपनी का एक इतिहास था कि बिना धंधा किए इसने बोनस शेयर दिए थे, जिसमें प्रमोटर ने शेयर नहीं लिए थे। ये सब कुछ होने के बावजूद वो जो शेयर 450 रुपए का हुआ था, वो कुछ सिंगल डिजिट में भी बिक चुका। अब ये चल रहा है। कंपनी अगर सुधरती है, निवेशक को पैसा बनता है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी चीज है। विपुल जी, लेकिन आपने जो राज कपूर जी की जो बात करी, मैं आपको एक छोटा सा उससे एक कनेक्टेड स्टोरी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं सर, जब बिल्कुल स्कूल में जी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से 1 साल सीनियर राज कपूर जी के लड़के चिंटू कपूर मेरे स्कूल में पढ़ा करते थे। ओ। और राज कपूर जी हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो ये ड्रामेटिक कंपटीशन होता था, उसमें कई बार देखने आते थे। तो उनकी एक खास टिप्पणी रहती थी। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था और हमारे स्कूल के बगल में एक गर्ल्स स्कूल होती थी। तो उनकी लड़की वहां पढ़ती थी, लड़का चिंटू हमारे स्कूल में पढ़ता था। तो उनका एक कमेंट रहता था कि कैंपियन की जो लड़कियां होती है ड्रामेटिक्स में, वो फोर्ट कॉन्वेंट जो लड़की की स्कूल थी उससे ज्यादा अच्छी होती थी। और सभी को पता है कि एक पिक्चर आई थी रफू चक्कर, जी जी। जिसमें चिंटू का रोल एक लड़की का था और वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया था। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। जब आपके जब आपके खान साहब ने इसका जिक्र किया तो मुझे ये घटना याद आ गई। तो मतलब ऋषि कपूर के साथ आप पढ़े हुए हैं, हम ये कह सकते हैं ना सर? सर 1 साल मेरे सीनियर थे हाँ, वो। 1 साल सीनियर थे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है सर, बड़ा अच्छा किस्सा आपने, दिलचस्प किस्सा सुनाया ये आपने, चिंटू जी का जो है और राज कपूर साहब का। बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा रहा सर। और मुझे लगता है काफ़ी रिफ्रेशिंग हो गया होगा माहौल। लोग वैसे भी गिरते बाजार में थोड़े से परेशान से लग रहे थे, तो उनके लिए एक ठंडी हवा का झोंका जो है ये जो है टिप्पणी आपकी लेकर के आई होगी। लाइए जरा अगला सवाल जो है, अगला सवाल करें, अगली स्क्रिप्ट जो है स्क्रीन पर लेके आइए। बैंक ऑफ बड़ौदा, तो सर दिन है Q2 नंबर्स का। यहाँ पर भी जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है, काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के जो घरेलू डोमेस्टिक एडवांसेस हैं उसमें 12.5% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़कर के 9.39 लाख करोड़ रुपए रहे हैं। विदेश में कुल कारोबार आप कंपनी का जो है उसमें एडवांसेस भी हैं, कुल जमा भी हैं, डिपॉजिट भी हैं, सब मिला करके 10.25% की ग्रोथ रही है। ये काफ़ी डबल डिजिट की ग्रोथ जो देखने को मिली है, ये काफ़ी इंकरेजिंग है और ये बढ़ करके रही है 25.06 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा विदेशी बाजार में कंपनी के एडवांसेस में 11.2% की बढ़ोतरी, 11.6% की बढ़ोतरी रही है और ये 11.43 लाख करोड़ रुपए रहे हैं। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर कारोबारी अपडेट्स की वजह से जो है हम देख रहे हैं शेयर में, जो हमने खबर बनाई थी तब जो है करीब करीब 4% की तेज़ी देखने को मिल रही थी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अभी भी 2.5% की तेज़ी है, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। 2.5% से 251 का स्तर देखने को मिल रहा है, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। सर ये जो लोग कह रहे थे सर कि जमा जो है, डिपॉजिट जो है बड़ा कंसर्न बने हुए हैं और PSU को चलने ही नहीं दिया जा रहा, PSU बैंकिंग खास तौर से सर, लेकिन नंबर्स तो सर ऐसा इशारा नहीं कर रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? हालांकि खाली एक कंपनी का नंबर जी। बिल्कुल नहीं सर, आपने अभी इसका चार्ट दिखाया और अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसमें भी एक लगातार पिछले 2-2.5 महीने से एक गिरावट थी, लेकिन ये शेयर नीचे पे कंसोलिडेट करके एक वापस ऊपर की तरफ चाल पकड़ी है। ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर है उनमें से एक चुनिंदा शेयर में इसकी गिनती आ रही है, जहां पर एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल सामने चार्ट पर दिख रहा है। ये एवरेज इसको क्रॉस करने की चेष्टा कर रही है नीचे से, जो एक पॉजिटिव साइन है इसके लिए। जो ये नंबर्स का संकेत दिखा रही है, इससे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो दबाव बना था
वो आंकड़े कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। समय बताएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक एक्सेप्शन है कि बाकी बैंकों में दबाव जारी रहेगा, ये समय बताएगा। चलिए अब समय बताएगा इस पर जो है बातचीत क्या की जाए। लेकिन इस बीच नीतू त्यागी जी कह रही हैं नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल का आईपीओ लॉट हुआ है, क्या करें। मैम आपसे निवेदन है, अभी थोड़ी देर में जब आईपीओ सेगमेंट शुरू होगा ना, उसमें आप एक बार फिर से सवाल पूछ दें, क्योंकि इतने सारे सवाल रहते हैं कई बार मिस हो जाते हैं, तो आपके सवाल को आईपीओ सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। सबिया सैयद जी का एक सवाल ले लेते हैं, फिर अगले के उस पर जाते हैं। सर सबिया सैयद जी कह रही हैं सर मैं भी बहुत टाइम से नहीं बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कोल इंडिया को होल्ड करें या बेच दें, और यस बैंक में एवरेज कर सकते हैं क्या अभी। कोल इंडिया एक और पीएसयू कंपनी, सर क्या करना चाहिए कोल इंडिया को लेकर के। अभी अगर हम देखें कोल इंडिया पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 498 499 के आसपास का है। अभी क्या होल्ड करना चाहिए इन्हें या नहीं करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। किस भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं ये इन्होंने मेंशन ही नहीं किया हमें सबिया जी ने। सवाल अगर पूरा भेजेंगी सबिया जी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा यस बैंक के ऊपर भी इनका प्रश्न है, एवरेज करना चाह रही हैं। सर जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, शेयर में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है और इसने एवरेजेस पर सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट बरकरार रहता है तो यहां से एक छोटी छोटी रैली आगे आने वाले दिनों में दिख सकती है, और अगर ये रैली सस्टेन हो जाती है तो एक वापस अप ट्रेंड का माहौल बन जाएगा। यस बैंक एक ऐसा शेयर है जिसमें उम्मीद कंटिन्यूअस लगाई जा रही है कि कुछ होगा, लेकिन प्रदर्शन नहीं आता। इसने भी बीच में सपोर्ट ली थी एवरेजेस पे, अब वापस तोड़ दिया है और एवरेजेस के काफी नीचे दबाव में ये शेयर चल रहा है। एवरेज करने की सलाह नहीं दी जा सकती। कुछ समय के बाद में ये तय करना चाहिए कि इसमें निवेश करना है कि नहीं, लेकिन बेशक एवरेज ना करें। एवरेज ना करें, ये आपके लिए सवाल है फिलहाल के लिए। चलिए ओएनजीसी लेकर के आते हैं जरा स्क्रीन पर, और ओएनजीसी में आज मजबूती देखने को मिल रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बजिंग स्टॉक्स में इसको डिस्कस करेंगे। ईरान के तेल इंफ्रा पर संभावित हमले पर ब्रेंट क्रूड जो है वो $78 पर के आसपास जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सा कि अभी बता रहे थे अरुण जी भी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के तेल इंफ्रा पर हमले के संकेत दिए हैं, उसके बाद से ही कच्चे तेल में उबाल बना हुआ है। आपको बता दें ईरान जो है दुनिया भर में रोज़ाना कच्चे तेल का करीब करीब 17 लाख बैरल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसे में इस तरह की कोई भी घटना वो फिर मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और आपको बता दें कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते आज ओएनजीसी के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर ये एक तो ओएनजीसी के शेयर में बढ़ा था एक बार फिर से, जो कि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं, तो ये तो फ़ायदा रहा है ओएनजीसी के लिए। इसके साथ साथ ऑयल इंडिया भी जानना चाहेंगे, उसमें भी आज हम देख रहे थे कि मजबूती देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया अब 6% ऊपर, वाह जब तेज़ी के साथ एकदम से तेज़ी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है यहाँ पर। जब मैंने खबर देखी थी तब 1-2% के आसपास की मजबूती थी। ऑयल इंडिया पे सर टिप्पणी और ओएनजीसी पे टिप्पणी, क्योंकि यहाँ पर जो है ओएनजीसी से ज़्यादा तेज़ रिकवरी जो है वो ऑयल इंडिया में आती हुई, इन दोनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। ओएनजीसी पे क्या पहले बताइए और फिर ऑयल इंडिया पे बात करते हैं सर। विपुल जी, कच्चे तेल के दाम पिछले 5-6 दिन में जब से ये ईरान का मामला सामने आया है लगभग 15-16% बढ़ चुके हैं। ये एक आम तेजी नहीं है। इतनी जल्दी इतनी बड़ी तेजी इतने शॉर्ट टाइम में जल्दी से ऑयल मार्केट में नहीं देखा जाता। और ये ध्यान रखिए कि विंटर महीनों की खरीदारी जो है वो शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद ऑयल 66-67 डॉलर पे पहुंच चुका था। अब ये जो तेजी आ रही है इसमें कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि बाजार को ये लगता है, खरीदार को ये लग रहा है कि कुछ न कुछ डिसरप्शन ईरान के तेल की सप्लाई में अवश्य आएगा, उसके बिना ये लड़ाई समाप्त नहीं होगी। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म के बेनिफिशियरी रहेंगे। लेकिन अगर आप ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड करते हैं तो बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ये ट्रेड खड़ा मत रखिएगा। आपके पास अगर ऑप्शन हो दो में से एक चुनने का तो आप किसे चुनेंगे सर।
ओएनजीसी या ऑयल इंडिया? तो साइज ओएनजीसी के पास है, उसे चुनूंगा। अगर आपको एक सीमित दायरे का प्लेयर चुनना है तो ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया के ज्यादातर जो एसेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम स्थित हैं। तो ये दोनों आपके आपके ऊपर है कि आपको बड़ा प्लेयर चाहिए या छोटा प्लेयर चाहिए। जी। और जिनकी पिटाई हो रही है कच्चे तेल की बढ़ने से, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, यहाँ पे कब ये सुधार जो है आपको लग रहा है कि आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि ये ठीक ठाक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, कल भी बुरी तरह पिटे थे, आज भी हम देख रहे हैं कि गिरावट है सभी में, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, आईओसी हो। सर ये ध्यान में रखिए कि जो आपको पेट्रोल और डीजल जो मिलता है उसके अंदर में कोई दाम में चेंजेस नहीं आए हैं, और क्योंकि चुनाव हरियाणा का होने वाला है, ये प्राइसेस में चेंज नहीं आएगा। जो दाम गिर चुके थे पहले कच्चे तेल के 67-68 डॉलर, वहां पे उनको फायदा हो रहा था जो इन्होंने पास नहीं किया। आज के मौजूदा भाव में अगर उनको कुछ नुकसान भी हो रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं दिया, अब भी नहीं दे रहे। तो ये एक तरह से बैलेंस आउट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से समय के बाद ही ये बाउंस हो जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ओएमसी में। हाँ, लेकिन उनके लिए टेंशन हो गई जो सोच रहे थे कि हो सकता है कुछ 2-3 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें घट जाएंगी। मुझे लगता नहीं कि अब जो है ऐसी स्थिति में जो है कच्चे जो पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी सर। अब बिल्कुल मेरे ख्याल से चुनाव के नतीजे आ जाएं और उसके बाद में स्थिति में नॉर्मलाइज हो, तभी वो कीमत घटने की संभावना है। चलिए, बजिंग स्टॉक्स को समाप्त करने का वो टाइम हो रहा है, लेकिन चलते चलते सर आईपीओ बाजार की तरह रुक करें उससे पहले एक टिप्पणी सर मेटल पे दे दीजिए। ये पहलू हमारा छूट गया आज। मेटल को लेकर के आपका व्यू क्या है? कल भी मेटल में अच्छी रिकवरी थी लेकिन बाजार ने पिटाई कर दी। आज भी मेटल नहीं उस तरीके से नहीं चल पाया, हालांकि आउट परफॉर्मेंस है बाकी सेक्टर के मुकाबले। आईटी थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर पे सवाल भी है सोमापाल जी का। 550 पे इन्होंने ले रखे हैं, 550 शेयर हैं 336 पे। मीडियम टर्म इनका व्यू है, लेकिन अगर आपको चुनना हो स्टील कॉपर में तो आप किसे चुनेंगे? इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर ले रखे हैं। देखिए, जहां तक साइज और कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो वोलेटिलिटी जो आती है वो सबसे ज्यादा स्टील में देखने को मिलती है। भारतवर्ष स्टील में एक काफी बड़ा प्लेयर हो गया है। जो कुल उत्पादन भारत में होती है अच्छी खासी होती है, और अपने पास 3-4 ऐसे दिग्गज प्लेयर हो गए हैं। चाहे आप टाटा स्टील की बात कीजिए, चाहे आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कीजिए, स्टील अथॉरिटी की बात कीजिए, जिनका एक अच्छा खासा प्रोडक्शन है स्टील प्रोडक्ट्स का। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान कॉपर, और अगर आप स्टील पैक की बात करें तो मेरा वोट स्टील पैक की तरफ ज्यादा झुकेगा। और उसमें जो दिग्गज प्लेयर है 3, इनमें आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई भी अपसाइड में ये आपको आउट परफॉर्मेंस देंगे। ठीक, अभी हिंदुस्तान कॉपर में क्या करें? इनके पास ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं सर। तो देखिए, हिंदुस्तान कॉपर ने एक ब्रेकआउट दिया था 5-6 दिन पहले, और अब थोड़ा सा साइडवेज होकर अपने जो एवरेजेस है उस पे सपोर्ट लेने आया है। कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं है, कुछ अपसाइड की और होने की इसमें फिलहाल संभावना है। चलिए, तो इसी के साथ हम बजिंग स्टॉक्स को यहाँ पर करते हैं समाप्त।